अच्छा, कभी सोचा है कि राजस्थान में सरकार सिर्फ जयपुर से ही नहीं चलती? असल में ये तो हमारे गांव के सरपंच और शहर के मेयर तक पहुंचती है। तो आज हम इसी की कहानी समझेंगे, स्थानीय स्वशासन की। कैसे एक आइडिया, एक सोच, एक हकीकत बनी। चलिए इस पूरे सफर को जानते हैं। तो हमारा सफर कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले तो ये जानेंगे कि भाई स्थानीय स्वशासन का मतलब क्या है। फिर इसकी ऐतिहासिक यात्रा पर नजर डालेंगे कि ये कॉन्सेप्ट आया कहाँ से। इसके बाद बात होगी उन समितियों की जिन्होंने इसे शक्ल दी, और फिर वो संवैधानिक क्रांति जिसने इसे असली पावर दी। और आखिर में हम देखेंगे कि आज हमारे राजस्थान के गांव और शहरों में ये पूरा सिस्टम काम कैसे करता है। तो चलिए सबसे पहले और सबसे ज़रूरी सवाल से शुरू करते हैं। हम कानूनों और स्ट्रक्चर्स की बात करें, उससे पहले ये तो समझ लें कि आखिर ये स्थानीय स्वशासन है क्या भला। एकदम सीधे और सरल शब्दों में कहें तो ये सरकार को जयपुर से निकालकर हमारे गांव और मोहल्ले तक लाने का सिस्टम है। मतलब सोचिए, मोहल्ले की सड़क कब बनेगी, इसका फैसला जयपुर में बैठा कोई अफसर नहीं, बल्कि हमारे ही बीच से चुना हुआ कोई प्रतिनिधि लेगा। है ना कमाल की बात। इसी को कहते हैं शक्ति का विकेंद्रीकरण, मतलब पावर को ऊपर से नीचे तक बांटना। और पता है, ये सोच कोई आज की नहीं है। महात्मा गांधी ने इसे नाम दिया था ग्राम स्वराज। उनका एक सपना था कि हर गांव अपनी जरूरतों के लिए खुद आत्मनिर्भर बने। और यकीन मानिए, यही सपना आज भी हमारे पंचायती राज सिस्टम की आत्मा है। तो सवाल ये उठता है कि ये जो विचार है, ये आज के रूप में पहुंचा कैसे। इसका सफर ना बहुत लंबा और बड़ा दिलचस्प है। इसकी जड़ें सदियों पुरानी हैं। देखिए, वैदिक काल में ग्रामीणी होते थे, मौर्य काल में ग्रामिक, मतलब गांव हमेशा से ही भारत में शासन की एक जरूरी इकाई रहा है। फिर आया मॉडर्न जमाना, जहां इसकी नींव रखी लॉर्ड रिपन ने 1882 में। पर असली कहानी तो आज़ादी के बाद शुरू हुई। और ये हम सबके लिए गर्व की बात है कि इसकी शुरुआत 2 अक्टूबर 1959 को प्रधानमंत्री नेहरू ने कहीं और से नहीं, बल्कि हमारे राजस्थान के नागौर से की थी। और ये पूरे देश के लिए एक मिसाल बन गया। अब देखिए, नागौर में शुरुआत तो हो गई, और वो एक जबरदस्त कदम था। लेकिन एक बड़ा सवाल था, इस मॉडल को पूरे देश पर कैसे लागू करें। एक ऐसा ढांचा कैसे बनाया जाए जो हर जगह फिट बैठे। बस इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढने के लिए शुरू हुआ समितियों का दौर। जरा सोच कर देखिए, ये चुनौती कितनी बड़ी थी। ये किसी एक शहर या एक राज्य के लिए कानून बनाने जैसा नहीं था। ये तो भारत के लाखों गांवों के लिए डेमोक्रेसी का एक नया ब्लूप्रिंट बनाने जैसा था। इसके लिए बहुत ही गहरे सोच विचार की जरूरत थी। अब यहाँ पर ना विचारों का विकास देखना बड़ा दिलचस्प है। देखिए, 1957 में बलवंत राय मेहता समिति ने 3 लेवल का मॉडल दिया, गांव, ब्लॉक और जिला। और ये आज भी हमारे सिस्टम का बेस है। फिर अशोक मेहता समिति आई, उन्होंने 2 लेवल का सुझाव दिया। लेकिन सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट आया 1986 में, जब LM सिंघवी समिति ने कहा कि भाई जब तक इन इंस्टीट्यूशंस को संवैधानिक दर्जा नहीं मिलेगा ना, ये असल में कभी पावरफुल नहीं बन पाएंगी। और बस यही वो एक सिफारिश थी जिसने खेल ही बदल दिया। और बस यहीं से हमारी कहानी में आता है असली ट्विस्ट। देखिए, दशकों तक ये सब सिर्फ कागजों पर की गई सिफारिशें थीं। इन आइडियाज़ को हकीकत बनाने के लिए, इन्हें असली ताकत देने के लिए एक संवैधानिक क्रांति की जरूरत थी। ये 2 नंबर ये भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गए। साल 1992 में संसद ने 73वां और 74वां संविधान संशोधन पास किया, और ये किसी क्रांति से कम नहीं था। पता है इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये था कि अब पंचायतें और नगर पालिकाएं सिर्फ राज्य सरकारों के रहमो-करम पर नहीं थीं, उन्हें पावर और प्रोटेक्शन अब सीधे भारत के संविधान से मिल रहा था। तो इन संशोधनों ने 2 समानांतर रास्ते बनाए, एक गांवों के लिए, एक शहरों के लिए। 73वें ने गांवों के लिए पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया और उन्हें 29 विषयों पर काम करने की पावर दी, जैसे गांव की सड़कें बनाना, पीने के पानी का इंतजाम करना। और ठीक वैसे ही 74वें संशोधन ने शहरों के लिए ये काम किया और नगरपालिकाओं को 18 विषय सौंप दिए। तो चलिए अब ये देखते हैं कि राजस्थान में ये पूरा संवैधानिक ढांचा असल में जमीन पर काम कैसे करता है। तो राजस्थान में ये पूरा सिस्टम कैसा दिखता है? यहाँ शासन के 2 पिलर हैं जो साथ साथ चलते हैं।
एक तरफ है ग्रामीण ढांचा, जिसे हम सब पंचायती राज के नाम से जानते हैं। ये जिला परिषद से लेकर ग्राम पंचायत तक फैला है। दूसरी तरफ है शहरी ढांचा, जिसमें नगर निगम, नगर परिषद ये सब आते हैं। दोनों की अपनी अपनी जिम्मेदारियां हैं, पर गोल एक ही है, लोकल लेवल पर गवर्नेंस। चलिए इनको थोड़ा और करीब से समझते हैं। गांव की बात करें तो यहाँ 3 सीढ़ी वाला सिस्टम है। सबसे नीचे यानी ग्रास रूट लेवल पर है ग्राम पंचायत, जिसके मुखिया होते हैं सरपंच। फिर कई ग्राम पंचायतों को मिलाकर बनती है ब्लॉक लेवल पर पंचायत समिति, जिसके हेड होते हैं प्रधान। और सबसे ऊपर पूरे जिले के लिए होती है जिला परिषद, जिसके मुखिया है जिला प्रमुख। और हाँ, हर लेवल पर चुने हुए नेताओं की मदद के लिए एक सरकारी अधिकारी भी होता है, ताकि काम अच्छे से हो सके। अब आते हैं शहरों पर। यहाँ भी लगभग वैसा ही 3 लेवल का सिस्टम है, पर यह शहर के साइज पर डिपेंड करता है। छोटे कस्बों में होती है नगर पालिका, थोड़े बड़े शहरों में नगर परिषद, और जयपुर, जोधपुर जैसे बड़े महानगरों में होता है नगर निगम, जिसके मुखिया को हम सब मेयर कहते हैं। इन सब का मेन काम क्या है? शहर की साफ सफाई, सड़कें और दूसरी नागरिक सुविधाओं का ध्यान रखना। और ये मत समझिएगा कि ये कोई छोटा मोटा सिस्टम है। जरा इन आंकड़ों पर नजर डालिए। राजस्थान के जितने भी लोकल बॉडीज हैं, उनमें से लगभग 94% तो सिर्फ ग्राम पंचायतें हैं। ये दिखाता है कि डेमोक्रेसी की जड़ें असल में हमारे गांवों में कितनी गहरी हैं। ये हजारों संस्थाओं और लाखों चुने हुए प्रतिनिधियों का एक बहुत बड़ा नेटवर्क है। तो हमने इतिहास देखा, समितियां समझी, पूरा ढांचा भी देख लिया। लेकिन इन सब बातों का निचोड़ क्या है? मतलब क्या है इसका? इसका मतलब बस इतना सा है कि सबसे छोटे गांव से लेकर सबसे बड़े शहर तक शासन का डिजाइन ऐसा है कि वो लोगों के हाथ में रहे। मतलब मोहल्ले के नाली और गांव के स्कूल का फैसला जयपुर या दिल्ली में न हो, बल्कि हमारे बीच से ही कोई करे। ये पावर को वापस लोगों के हाथ में देने की एक कोशिश है, और यही तो असली लोकतंत्र है। तो हमने ये पूरा सफर देखा कि कैसे एक विचार ने एक संस्था का रूप लिया। आज ढांचा भी है, कानून भी है, सब कुछ है। लेकिन एक असली सवाल अब भी हमारे सामने है। क्या हम गांधी जी के ग्राम स्वराज के सपने को सच में जी पा रहे हैं? इस इतने पावरफुल सिस्टम को और जिंदा दिल बनाने के लिए एक आम नागरिक की क्या भूमिका हो सकती है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचने की जरूरत है।